नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर कई नोटिस मिलने के बाद आखिरकार कांग्रेस के नेता और पूर्व पीएचडी मंत्री महेश जोशी आज ईडी मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की और आखिरकार उन्हें शाम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बताया जा रहा है कि घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज भी ईडी ने जोशी को दिखाए हैं और उनसे उनको लेकर जवाब भी मांगा। दरअसल जेजेएम में घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनके करीबी रहे संजय बड़ाया समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर ईडी ने पहले दबिश दी थी। जांच करके कुछ सबूत और दस्तावेज भी एसीबी को सौंपे गए थे। आरोप है कि फर्जी सर्टिफिकेट से इस योजना के टेंडर ट्यूबवेल कंपनियों ने हासिल किए, तो इन नियम विरुद्ध भुगतान करने जैसे कई संगीन आरोप भी लगे थे, जिसको लेकर महेश जोशी समेत उनके करीबियों पर कई आरोप लगे। आज ईडी की ओर से महेश जोशी से पूछताछ की गई, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस घोटाले से जुड़े मामले को लेकर महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी बीच एक अपडेट और हम आपको बता दें कि महेश जोशी को ईडी अब जो जज है उनके घर भी लेकर गई है, क्योंकि बाकायदा उसके लिए एक जो डीएम बने हुए हैं उसके मुताबिक उनको पेश किया जा रहा है। और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी इस पूरी चर्चा में शामिल हो चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में अटल खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। संदीप कलवानिया जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर एडिटर हैं और साथ में वरिष्ठ सहयोगी हमारे, वो इस पूरे मामले को काफ़ी नज़दीकी से काफ़ी लंबे वक्त से देख रहे हैं। आपका भी राकेश जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राकेश जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि लोग यदि समझना चाहें कि महेश जोशी की क्या भूमिका इस पूरे मामले में थी, तो वो आप सबसे पहले एक बार क्लियर कर दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, सबसे पहले हम पूरे प्रकरण को समझते हैं। ये लगभग 1000 करोड़ का इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर जारी होने का एक मामला था और इस मामले में चूंकि ईडी की एंट्री तब हुई जब इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला सामने आया। ईडी ने हालांकि इस मामले को आईपीसी एक्ट में दर्ज किया था। एसीबी की जो एफआईआर थी वहां से इस मामले की जांच की थी, जिसमें एसीबी के अधिकारियों ने कुछ इंजीनियर्स को ट्रैप किया था। अब यहाँ पर महेश जोशी, चूंकि जो पूरी जब जांच हुई ईडी की, इसकी फाइल जब मैंने अदालत में देखी थी तो वहां पर कई ऐसे साक्ष्य हैं। जो इंजीनियर्स हैं वो सरकारी गवाह बने हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, चूंकि महेश जोशी का सीधा किसी तरीके से इस मामले से लेना देना नहीं था, लेकिन संजय बड़ाया महेश जोशी के जरिए कार्य करता था, ऐसे बयान जो अधिकारी हैं उन्होंने जो है ईडी को और सीबीआई इन जांच एजेंसियों को दिए हैं। उसके आधार पर चूंकि जो संजय बड़ाया के खातों में पदम जैन की और महेश मित्तल की जो कंपनियां थी, श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी, इनसे करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जो कि नियमानुसार नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंपनी है श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल, इसके खातों से किसी, चाहे वो कंपनी के मालिक के परिजनों के निजी खातों में नहीं जा सकता या किसी व्यक्ति विशेष के निजी खातों में नहीं जा सकता, कंपनी के कार्यों में ही इसका पैसा जा सकता है। क्योंकि जो संजय बड़ाया था उसने ये करोड़ों रुपए की जो राशि आई, ये राशि रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं, जो संजय बड़ाया के माता पिता के नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर, खुद के नाम पर बनी थी, उन कंपनियों के जरिए डाइवर्ट किया। यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इस मामले में ईडी को प्रूव हुई है, तब जाकर महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि महेश जोशी सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से इसमें कहीं शामिल नहीं थे। जो मुख्य रूप से, चाहे वो अधिकारी, महेश जोशी के ऊपर जो प्रमुख आरोप हैं गिरफ्तारी के, सबसे पहला आरोप है कि जो उनके, चूंकि वो मंत्री थे तो बहुत बड़े लेवल पर जो टेंडर जारी हुए थे फर्जी सर्टिफिकेट से, उसमें कहीं ना कहीं महेश जोशी ने जांच को प्रभावित किया था, अधिकारियों को दबाया था। दबाने के लिए संजय बड़ाया को एक माध्यम बनाया। अधिकारियों ने संजय बड़ाया को लेकर के बयान दिए हैं और वो पूरे सबूत भी दिए हैं। साथ ही संजय बड़ाया से पूछताछ हुई है। दूसरा, जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है इस मामले में, जो पीएचडी के चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल हैं, उनको भी ईडी ने नोटिस दे करके तमाम जो ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट उस समय की तलब की है, क्योंकि दिनेश गोयल मुख्य भूमिकाओं में से एक में था। संजय अग्रवाल जो महेश जोशी का बहुत ज्यादा नजदीकी था, लेकिन उस समय सलाहकार था, विभाग का अधिकारी था। और संजय बड़ाया एक चौकड़ी थी, इस चौकड़ी के जरिए ही पूरा ये खेल हुआ। अब तक ईडी जो है संजय बड़ाया से पूछताछ के साथ साथ पदम जैन को, महेश मित्तल को और एक इनका जो पुत्र है उसको गिरफ्तार इस मामले में कर चुकी है। और अब महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद जो दूसरे अधिकारी हैं
क्योंकि अब ईडी की टीम है महेश जोशी से पूछताछ करेगी और पूछताछ जो होगी निश्चित तौर पर जो रियल एस्टेट का जो कारोबार है उसमें जो जल जीवन मिशन का पैसा गया है और कुछ जमीनों पर कब्जे की शिकायत भी जलदाय विभाग के एक अधिकारी ने की थी जिसके प्रमाण ईडी ने जुटाए हैं जेडीए से। तो उसमें जो साक्ष्य हैं वो महेश जोशी, संजय बड़ाया, संजय अग्रवाल के लिए जो है निश्चित तौर पर उनको इसमें दोषी साबित करते हैं, क्योंकि अभी ईडी ने अरेस्ट करके और कोर्ट में पेश किया है। जो साक्ष्य हैं वो जुटाए हैं। लगभग 2 साल इस घोटाले को हो गए। 2023 में ये प्रकरण उठा था। एसीबी ने जब ये मुकदमा दर्ज किया उसके बाद ईडी ने छापे मारे महेश जोशी के घर पर, पीएचडी से और दूसरे अन्य जो लोग हैं। तो जल जीवन मिशन में लगभग 3 से 4 बार ईडी छापे की कार्रवाई कर चुकी है। अब महेश जोशी को पिछले 1 साल में 3 से 4 समन ईडी ने भेजे थे, लेकिन पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन महेश जोशी उन जो ईडी के समन है उनको कहीं ना कहीं तलब करते रहे। लेकिन आखिरकार वारंट जारी करना पड़ा और वारंट के जरिए आज जब ये ईडी कार्यालय पहुंचे तो वहां पूछताछ हुई, सवालों की लंबी फेहरिस्त थी और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया। ठीक है। संदीप कलवानिया जी, मैं अटल जी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपके पास आ जाता हूं। ईडी ने राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई करी है या साक्ष्यों को आधार मानते हुए कार्रवाई करी? सबसे पहले तो मैं ये आपसे जान लेना चाहता हूं। देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है तब से विपक्षी दलों के जितने भी नेता हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और जहां पर देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए हमेशा ये ईडी को आगे करते हैं। अच्छा, ये जो कार्रवाई की गई है, प्रतिशोध की कार्रवाई की गई है, सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें सच्चाई तो जांच होने पे और बाद में ही पता चलेगा। अभी तो मात्र ये शुरुआती दौर ही है, मगर निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई जो आज की गई है या पहले से जो चल रही आ रही है वो बिल्कुल दुर्भावना से है सर। अच्छा, तो लेकिन महेश जोशी से ऐसी कौन सी राजनीतिक दुर्भावना थी भारतीय जनता पार्टी वालों को? नहीं, महेश जोशी से नहीं, पूरी कांग्रेस और पूरे विपक्ष के नेताओं के साथ इनको कमजोर करने का जो षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का वो है। उसमें आप देखें सिर्फ और सिर्फ महेश जोशी नहीं। आप मेरे को संदीप जी, मेरे को जहां तक जानकारी, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं संदीप जी, आप पेशे से एडवोकेट भी, जहां तक मुझे जानकारी अभी जी है ना जी अभी जो पिछले हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं तो मैं लेकिन ईडी संदीप जी, लेकिन ईडी बिना जी इस केस के कर्ता धरता है। इन्होंने ही पहली शिकायत दर्ज की थी कौन के फर्जी सर्टिफिकेट की। ना ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। सिर्फ और कलवानिया के आधार पे आप इस तरह से नहीं जोड़ सकते। आप बिल्कुल राकेश जी तथ्य को जोड़िए। आप एक बात बताओ, शर्मा सब एक थोड़ी होता है। मेरा तो कोई लेना था, आप जबरदस्ती कह रहे हैं। आप यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के मेरा नाम कहाँ पर आप बता रहे हो आप इसमें? ये दीपक जी इस तरह की तो बात। चलिए ठीक है, आप नहीं थे। चलिए दूसरा भी हो सकता है। चलिए कोई दूसरा होगा, चलिए दूसरा होगा कोई, ठीक है। लेकिन आपके इस बात मेरा बिल्कुल ऑब्जेक्शन है मेरा। चलिए ठीक है, हम वापस ले लेंगे। चलिए ठीक है। दूसरा कलवानिया हो सकता है, दूसरा कलवानिया। अरे हो सकता है क्या उनके पास गलत जानकारी आ गई, नाम गलत रह गया होगा, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए, आप तो पेशे से एडवोकेट है, पेशे से आप एडवोकेट है संदीप जी, आप पेशे से एडवोकेट है। ईडी ऐसे कोई कार्रवाई थोड़ी ना कर सकती है। ईडी ऐसे कोई कार्रवाई थोड़ी ना कर सकती है। बातचीत होती थी संदीप जी, ईडी कोई ऐसे कार्रवाई थोड़ी ना कर सकती कि चाहे जिसको उठा के इनसे राजनीतिक प्रतिशोध है, ठीक है, इसको उठा के बंद कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तथ्य जुटाए होंगे। देखिए, और यदि ये प्रतिशोध करना होता तो भजनलाल सरकार को 1.5 साल के करीब का वक्त होने को आ रहा है। 1.5 साल हो जाएंगे तो उस समय पहले ही आते दिसंबर में गिरफ्तार कर लेते हैं ना। जब मैं दीपक जी मैं उसी बात कर रहा हूं। मैं फिर से ये बीच में थोड़ा सा टॉपिक पे डाइवर्ट हो गए थे। जब जहां पर भी चुनाव हो, चाहे देश के ज्वलंत मुद्दे हो, चाहे प्रतिशोध की राजनीति हो, उसी का परिणति है कि ये इस तरह की कार्रवाई करते हैं। मात्र ये 1.5 साल से नहीं, आप देख लें जब से केंद्र में जो ईडी जो काम कर रही है। मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। अरे तो सर ईडी जो काम करेगी वो केंद्र सरकार के वहां से करती है। ईडी का तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन महेश जोशी का ऐसा कौन सा बड़ा राजनीतिक कद हो गया जिसकी वजह से ईडी केंद्र सरकार के निर्देश पर अकेले महेश जोशी को निशाना बना रही है? वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वही वरिष्ठ नेता है जिनको कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया। वही वरिष्ठ नेता है प्रतिशोध। संदीप कलवानिया जी वही वरिष्ठ नेता है जिनको कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया। इसमें बिल्कुल भी दीपक जी, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। चलिए ठीक है, आपने राजनीतिक दुर्भावना
ठीक है, मैं आप अभी अटल जी बैठे 10 मिनट से बैठे। अटल जी, आपने राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई कर दी, अकेले महेश जोशी को आपने टारगेट कर दिया आपकी सरकार बनने के 1.5 साल बाद में। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ये इनका कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात है। क्या है, बेसिकली कांग्रेस के पास कोई भी तरीके के तथ्य तो होते नहीं है। और ये जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जैसे ईडी है, कोई शादी के लिए थोड़ी बनाई है, वो तो जो भ्रष्टाचार करेगा उसको ही पकड़ेंगे। और भ्रष्टाचार हुआ है ये वित्त विभाग भी कह रहा है, और अब तो सारे साक्ष्य इकट्ठे हैं। आप देखिए कि लोहे के पाइप जो केंद्र में किस तरीके से तो बजट केंद्र दबा के बजट दिया जेजेएम में कि लोगों की सहायता करो, 1 करोड़ के करीब नल लगाओ आप, घर घर नल योजना। लेकिन इन्होंने क्या किया, आप देखिए इतना फर्जीवाड़ा, प्लास्टिक के पाइप लगा दिए, फर्मों को बता ही रहे हैं, श्री श्याम, गणपति ट्यूबवेल, पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया, इन सब के खाते, जमीनें, इनके ट्रांजैक्शन देखोगे और ये सब शय पे सब मिले हुए थे, पूरा विभाग मिला हुआ था। और आप इंजीनियर तक कह रहे हैं कि भाई ये लोग थे, और इनको जो छुड़ाने के लिए जो काम करते थे, इन पे राजनेताओं के हाथ थे, वो ये थे। देखिए 5 साल में गहलोत साहब तो लगे रहे अपनी सरकार बचाने में और पायलट साहब को गालियां बकने में, और जितने विधायक मंत्री थे उन्हें स्वतंत्र कर दिया। उन विधायक मंत्रियों की लूट पकड़ में आ रही है। आप एक और बात बताइए, जब भी बात पे ये पूछते थे मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, अब आ रहे हैं ना मगरमच्छ, आ रहे हैं ना। अभी पीएसीएल के अंदर मगरमच्छ पे हाथ डाला, फिर अभी जेजेएम में मगरमच्छ, और कौन से मगरमच्छ देखोगे आप, पेपर लीक में कितने सारे पकड़ में आ रहे हैं, और अभी तो और आएंगे। आप ये देखिए एनकाउंटर के अंदर कोर्ट कह रही है गलत एनकाउंटर हुआ। बेसिकली भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ये किस लिए बनी है, न्यायालय किस लिए बने हैं, और आप सब पे आरोप लगा दोगे। कांग्रेस पार्टी या उनके दामाद वो ये तक नहीं समझते कि सहनशीलता क्या होती है, सहानुभूति क्या होती है, और किस तरीके के स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। देखिए भ्रष्टाचार करोगे पकड़े जाओगे, हर स्टेट में पकड़े जाते हैं, कांग्रेसी ही पकड़े जाते हैं। या आप बताइए, इनके थे गहलोत साहब ने तो भारतीय जनता पार्टी पे बहुत सारे आरोप लगाए थे ना, 5 साल सरकार चलाई, किसी को पकड़ा क्या इन्होंने? इनके पास तो सारी पुलिस तक कहती थी कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आपको ध्यान है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कहते थे हमारे हाथ बांध रखे थे, भारतीय जनता पार्टी ने इनके हाथ खोल दिए, और अब ये पकड़ रहे हैं, और जहां देख रहे हैं वहां पकड़ रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पकड़ रहे हैं। अब तो ये हालत है कि सरकारी इंजीनियर भी गवाह बन रहे हैं इन लोगों के। इससे तो देखिए भ्रष्टाचार करेंगे, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, लोगों के साथ धोखा है, लोगों को समझना पड़ेगा कि इनकी बातों में ना आए, ये गलत नैरेटिव सेट करने में लगे रहते हैं खुद। ठीक है, राधेश्याम भारती जी, मैं आपकी एंट्री चाहता हूं साहब। आपको एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, मुझे ये बताइए क्या इतना संभव है कि इतना आसान हो जाता है कि ठीक है एक पूर्व मंत्री पर ईडी ने हाथ धर दिया, हाथ डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया, कुछ ना कुछ तो रही होगी। देखिए ये तो एकदम बच्चों की सी बात है। मतलब कोई आदमी ऐसे चल करके एक सरकारी जिम्मेवार जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है, और वो ऐसे ही चल करके किसी को गिरफ्तार कर लेगा, ऐसा बताइए, ये हास्यास्पद है। ये कैसे हो सकता है? बिना मामले की गंभीरता के और बिना तथ्यों के हुए ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेगी ईडी, बताइए आप। भाई उसको कोर्ट में तो प्रूव करना पड़ेगा कि देखिए ये इस तरह से हम एलिगेशन लगा रहे हैं, तो इसके पीछे ये हमारे पास प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं, और इस तरह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ है। तो ये सारी बातें प्रूव करनी पड़ती हैं कोर्ट में। ये कोई कपोल कल्पित बातें हैं क्या, आप बताइए। अब ये एक अलग बात है कि भाई राजनीतिक पार्टियों के पास दूसरा और कोई मुद्दा नहीं होता है, उनके नेताओं पर या उनके किसी भी ऐसे कार्य पर जब जांच होती है, उंगली उठती है, तो वो निश्चित रूप से उसके राजनीतिक उसको जो है उसकी आड़ लेते हैं कि साहब ये तो राजनीति से प्रेरित है। और राजनीति से अब फिर तो इसका मतलब सरकारें काम भी नहीं कर पाएंगी।
हाँ, लेकिन एक बात देखिए दीपक जी, ये सही है। अभी जैसे अटल जी कह रहे थे कि अब जो है इन्हीं के कांग्रेस के सारे वो जो है उसमें धक्के चढ़ रहे हैं, वो ही सामने आ रहे हैं। ये बड़ी गलत बात है। मतलब आप देखिए कि यदि ईडी केवल कांग्रेस वालों के यहाँ ही छापे डालेगी, उनके ही केसेस जो है उनको जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो फिर वो तो कांग्रेस वाले आएंगे। बीजेपी के कितने लोगों के किए हैं भाई? क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? उसके सारे लोग दूध के धुले हुए हैं क्या? ये एक प्रश्न सामने आता है। ईडी उनकी क्यों नहीं जांच करती है? तो राधेश्याम जी, मतलब राधेश्याम जी, ये हो जाता है कि जिसकी सरकार है वो अपना अपना अपने हिसाब से करना शुरू कर देती है कार्रवाई। क्योंकि मुझे याद आता है 2013 या 12 के आसपास की याद थी, 2012-13 के आसपास सीबीआई ने कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। राधेश्याम जी, यूपीए की, हाँ आप कंप्लीट कर लीजिए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा कि यदि आज हमारे साथ कर रहे हो तुम, हमारी कल सरकार आ जाएगी, हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। तो यानी ये तो एक पूरी तरह से राजनीतिक खेल हो गया ना। न्याय कहाँ रहा? नहीं, न्याय सुप्रीम कोर्ट तो न्याय पे सवाल पहले भी खड़े कर चुका, सीबीआई के लिए कह ही चुका है। जहां तक मुझे याद है 2012 या 13 के आसपास की बात है, पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई। तो देखिए ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जांच एजेंसियां हैं जब तक वो राजनीति से प्रेरित रहेंगी, निष्पक्ष होकर के जांच नहीं करेंगी, तो फिर इस तरह के प्रश्न उनके ऊपर उठना ठीक है, मैं स्वाभाविक है। ठीक है, अटल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे राधेश्याम जी की बात पे? राधेश्याम जी भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित हैं, 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे भाजपा पे, बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे कि ये भ्रष्टाचार किया। वो एक को भी पकड़ा क्या इन्होंने? ईडी की जहां तक बात करते हो 100 लोगों को पकड़ती है तो उसमें ईडी और सीबीआई जो 3%। एक मिनट में आऊंगा, कलवानी जी वापस आ जाऊंगा। देखिए ईडी सुन तो लो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई या कोई और एजेंसीज है, वो अगर 100 लोगों को पकड़ती है उसमें 3% से कम राजनीतिक लोग होते हैं। और किसी भी स्टेट में, मैं तो कह रहा हूं वहां कर्नाटका में भी सिद्धू रमैया जी मुख्यमंत्री है ना, वो तक गिरफ्तार, मतलब उन तक ने जमीन में घोटाले किए। और डीके शिव कुमार तक जी जो डिप्टी सीएम है वो तक कह रहे हैं कहीं पर आपने गिरफ्तार किया क्या? अरे आपने कहीं गिरफ्तार किया क्या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को? क्योंकि हमारा संगठन वैचारिक संगठन है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपकी हिमाचल में सरकार है, तेलंगाना में, कर्नाटक में, केरला में, कहीं पर पकड़े क्या बीजेपी वालों को? क्यों कांग्रेसी या अदर विपक्षी लोग आते हैं? आप बताइए क्यों आते हैं ये लोग? क्योंकि ये भ्रष्टाचार में नंबर 1 पार्टी है और नैरेटिव सेट करने में सबका एक एजेंडा है, अपने बच्चों को और अपने दामादों को कैसे चलाए। झूठ भ्रम की राजनीति करती है। क्या झूठ भ्रम की? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चले ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं पेपर आउट में, आपने कितनी हमारी भर्तियों को निरस्त किया? आप बताएं तो सही। आप अरे भर्तियों को निरस्त की क्या? अभी तो आपके उसमें भी आएंगे, फिर अब इसी मंच पे आऊंगा, फिर मगरमच्छ पकड़े जाएंगे पेपर लीक में। अभी तो छूटे हुए हैं और वो पकड़े जाएंगे, फिर आप ऐसे ही बिलबिलाओगे। ठीक है, कोर्ट में मामला जाने के बाद में भी आपने कोई निर्णय नहीं लिया। आप लगातार आप आरोप लगाने में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम की राजनीति करती है। आपने कितनी भर्तियों को निरस्त किया? आप बताएं। अगर हमारी भर्तियां गलत थी तो आपका मंत्री, खुद कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि ऐसा ही के अलावा आपको कुछ नहीं आता। नहीं कर रहे आप। ठीक है, मैं एक संदीप कलवानी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज वापस से ये सवाल पूछ रहा हूं मैं, ये जो कार्रवाई करी है आज ईडी ने, महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया, दुर्भावना से भरी हुई है? बिल्कुल निश्चित रूप से दुर्भावना। अब आपके पास इतने बड़े अरे सर सुन तो लीजिए, मैं कहूँ इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज है कांग्रेस पार्टी के पास, इतने सीनियर एडवोकेट है संदीप कलवानिया जैसे, तो ये कोर्ट में जाकर उन ईडी के अधिकारियों को ले लो उनसे। न्यायपालिका पे हमारे न्यायपालिका पे भी सवाल उठा देंगे, इनके पक्ष में नहीं आएगा तो जहां पर न्यायपालिका की जरूरत पड़ेगी हम वहां पर उस मामले को वहां पर भी लेके जाएंगे। ऐसी मैं कह रहा हूँ आपके बड़ी फौज है, अभिषेक मनु सिंह भी, संदीप कलवानिया और बड़े बड़े लोग, कपिल सिब्बल, ऐसे कर दीजिए, चले जाइए। सर हम कह रहे हैं ना, अगर जहां जरूरत पड़ेगी न्यायपालिका में तो जहां वहां न्यायपालिका में भी अब तो जरूरत पड़ गई। क्वेश्चन कर देंगे
ये किसी पर विश्वास नहीं रखते अपने, केवल गांधी परिवार के अलावा। देखिए, आपके बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे आप क्यों उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देश में अशांति फैलाने के जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, इससे ज्यादा क्या होगा? आप तो देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी आप उसका उनको नहीं छोड़ रहे, आप उन पे क्या हो, उत्तर क्या देते हो? चलिए ठीक है, मैं एक बार राकेश जी के पास वापस चलता हूँ, मैं एक बार राकेश जी के पास वापस चला जाता हूँ। राकेश जी, मुझे बहुत ज्यादा इस मामले के आपके सामने इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है जल जीवन मिशन में इस घोटाले की, लेकिन विशाल सक्सेना जो थे उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं गया पोस्टिंग को लेकर, तो मुझे कहा गया कि संजय बड़ाया और संजय अग्रवाल से मिल लीजिए, इस तरीके की बातें हुई थी क्या? ये बातें जो ईडी ने ऑन डॉक्यूमेंट रखी है इन सब बातों को। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, जो ईडी ने बयान लिए हैं, बिल्कुल दीपक जी, देखिए जो ईडी ने कार्रवाई की है ये सरकारी अधिकारियों के बयान लिए हैं और उस थे जिनको ईडी ने, जिनके खिलाफ छापे की कार्रवाई की थी। राकेश जी, कुछ नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास में। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है दीपक जी। हाँ, अब आप कंटिन्यू कर लीजिए, बीच में आपका फ्रेम मुझे नहीं मिल पा रहा था, आपकी आवाज़ पूरी तरीके से क्लियर नहीं आ पा रही थी। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। दीपक जी, आवाज़ मिल रही है मेरी? हाँ, अब आपकी आवाज़ मिल रही है राकेश जी मुझे। हेलो। हाँ राकेश जी, अब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, एक बार पूरी बात बता दीजिए। विशाल सक्सेना, तो संजय बड़ाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो साक्ष्य लिए हैं ईडी ने, वो उन साक्ष्यों के आधार पर ही गिरफ्तारी ये की गई है। और चलिए, कुछ नेटवर्क का इशू है, मैं एक बार राधेश्याम जी के पास चला जाता हूं। राधेश्याम जी, इसमें तो बाकायदा जिक्र किया गया, ईडी ने कहा है कि साहब विशाल सक्सेना नाम का जो इंजीनियर था वो अपनी पोस्टिंग को लेकर गया, उसको कहा गया कि संजय अग्रवाल काम देखते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है विभाग के, संजय बड़ाया, उनसे मिल लीजिए। इस तरीके की बातों का जिक्र ईडी ने किया है, ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीजें। देखिए, मैंने पहले भी निवेदन किया दीपक जी, ऐसे कोई फर्जी मामले थोड़ी होते हैं भाई। ईडी कोई राजनीति से प्रेरित होकर के झूठा केस बना रहे हैं, ऐसा तो है नहीं भाई। गड़बड़ हुआ है, उसके साक्ष्य हैं और इसलिए गिरफ्तार किया है। कोर्ट में सारा प्रूव करना पड़ेगा कि ये चार्जेस हमने लगाए और इस तरह से उसके ये एविडेंसेस हैं। ये कोई, इसमें कोई देखे ईडी को उन पे दोषारोपण करना गलत है। मैं तो जो ये अभी अटल जी ने जैसे कहा ना, बात उसका विरोध है कि मतलब केवल कांग्रेस वालों पर कार्रवाई हो रही है, बीजेपी के लोग क्या सारे दूध के धुले हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो क्या वहाँ क्या करप्शन नहीं है? आज क्या आप दावे से जवाब ले लेते हैं अटल जी। नहीं है, वैचारिक पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, अलग अलग। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, कर्नाटका में कांग्रेस की है, हिमाचल में कांग्रेस की है, महाराष्ट्र में भी पहले दूसरी सरकार थी। कितने बीजेपी वालों को गिरफ्तार किया? मैं पूछ रहा हूँ, कितने बीजेपी वालों को गिरफ्तार किया? फिर वही बात, मैं राधेश्याम जी भाई साहब ये पूछ रहा हूँ, बीजेपी वालों को कितनों को गिरफ्तार किया? गहलोत साहब ने बहुत आरोप लगाए थे। अब जब हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम नहीं छोड़ेंगे, तो आप ऐसी बात करते हो कि नहीं साहब? नहीं तो ईडी को क्या टारगेट दे क्या कि 3 कांग्रेस के पकड़े तो 3 जबरदस्ती बीजेपी के पकड़े? ऐसे होता है क्या? ईडी को तो केंद्र सरकार नहीं, इस तरीके से होता है क्या? जांच से संबंधित स्वतंत्र एजेंसी है, अपना काम करती है। जो सबको पता है कि महेश जोशी के संजय बड़ाया गोद में ही बैठे रहते थे, उनकी पूरी आप निकाल लो कॉल डिटेल और सब कुछ निकालो, तो ईडी ऐसे थोड़ी है कि साक्ष्य इकट्ठे नहीं किए होंगे। ईडी ने सारे साक्ष्य इकट्ठा कर दिया कि संजय बड़ाया के, सुबोध अग्रवाल, दिनेश जैन किस से संबंध है, ये पदमचंद जैन, महेश मित्तल, गणपति ट्यूबवेल, कैसे वित्त विभाग ने 1200 करोड़ रुपए निकाल दिए 600 करोड़ की जगह, किस तरीके से दे दिया। वित्त विभाग कह रहा है कि गड़बड़ियां हुई है, किसी की सुनने को तैयार नहीं, तो ईडी कार्रवाई करेगी।
भाई गड़बड़ियां हुई हैं, हुई है तो गड़बड़ हम कह रहे हैं कि हमारे वाले भी, मैं कह रहा हूं यहां से बैठ करके कि बीजेपी वाले भी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उन्हें गिरफ्तार करो, उन्हें जेलों में डालो। ठीक है, संदीप कलवानी जी आपकी आखिरी टिप्पणी। जी देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जो इस टाइप की जो प्रतिशोध की जो राजनीति है, दुर्भावना की राजनीतिक व्यवस्था वो होना बिल्कुल गलत है। जहां पर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस मामले में जो विभागीय जो अधिकारी है, पूरी अधिकारियों के, क्या इसमें अधिकारी दोषी नहीं है? क्या अधिकारियों का एक चैनल बना होता है, उसके तहत ये सारी कार्रवाई होती है। सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक ये लगातार जो राजनीतिक व्यवस्था की जो बात कर रहा हूं मैं, आप पिछले दिनों देख लें, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास जी देख लो, चाहे हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी के देख ले, प्रदेश अध्यक्ष, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज तक ईडी ने ये नहीं बताया कि हमने ये किया है। तो ये दबाने की राजनीति है। जो भी विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाती है। जो ये लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ये केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार वहां से मॉनिटरिंग करके इनको यहाँ पर विपक्षी दलों के पास भेजती है, राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये लगातार करें कि इनकी सरकार थी तब किया क्या? जब हमारी सरकार थी तो हमारे चुनाव के सामने, जो विधानसभा चुनाव थे उसके सामने इन्होंने लगातार हमारे खिलाफ कार्रवाई की ताकि ये जनता में ये कमजोर है। तो इस तरह की कार्रवाई 30 सेकंड की टिप्पणी अटल जी आप भी दे दीजिए। इस तरह की नहीं करना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि राजस्थान को विकसित स्टेट बनाना है और जो भ्रष्टाचार कोई भी करे, स्वतंत्र एजेंसियों को अपना काम करने दे, उसके अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा या किया हुआ है वो पकड़ा ही जाएगा, उसकी जगह सलाखों के पीछे है। ठीक है, राकेश जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है क्या? वॉशिंग मशीन है क्या भारतीय जनता पार्टी? चलिए ठीक है, मैं वक्त की राधेश्याम जी 30 सेकंड में आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, ये बिल्कुल सही है दीपक जी। भ्रष्टाचार जो है वो जब ही खत्म होगा देश से जब कार्यवाही होगी। और यदि इसको हम जैसे राजनीतिक उसका आवरण में उसको देखना चाहेंगे, उससे ढकेंगे, तो फिर बताइए, फिर तो करप्शन दूर हो ही नहीं सकता ना। जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी पार्टी का है, कोई नहीं रसूखदार है, उसको सजा मिलना जरूरी है। अन्यथा देश में करप्शन तो फिर बढ़ता ही जाएगा दीपक जी। इसलिए ईडी को इस मामले में दोषारोपण करना गलत है। जांच एजेंसियों को दूर रखा जाना चाहिए। जांच इस राजनीति से, सियासत से, राजनीति से जांच एजेंसियों को दूर रखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया राधेश्याम भारती जी, आप हमारे साथ जुड़े। साथ में अटल खंडेलवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संदीप कलवानिया जी आपका भी शुक्रिया, और साथ में राकेश शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, महेश जोशी अब ईडी के रडार पर आ चुके हैं। जल जीवन मिशन घोटाले के मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और इस गिरफ्तारी के साथ ही अब उनसे पूछताछों का सिलसिला और ज्यादा तेज होने वाला है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।